हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ओके, तो ये एक जनरल टॉपिक है क्योंकि ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इस सीरीज को वो लोग भी देख रहे हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन्होंने आज से पहले कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं किया है। सो गाइस, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं, हमारे कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर क्या होता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को इस इन सारे टर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। और अगर आप न्यू हो प्रोग्रामिंग डोमेन में और अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारी की सारी चीजें क्या है डिटेल में, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। सो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। सो गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वो चीज है जो कि जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं अपनी मशीन के साथ। वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। लाइक हमारी जो मशीन है या हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वो क्या समझता है? वो बाइनरी समझता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? वन या जीरो। या तो आप वन बोलिए या आप जीरो बोलिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी एक लैंग्वेज बनती है जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है, जिससे कि बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, बट हमें तो बाइनरी समझ नहीं आएगी, हम तो बाइनरी में कोड नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या करा गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट करा गया। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल का मतलब है कि वो लैंग्वेज जो कि आप लोग समझ सको। तो आप लोग ऐसी लैंग्वेज में कोड लिखते हो जो कि आपको समझ में आती है, और हमारी मशीन उस कोड को उठाकर लो लेवल में कन्वर्ट करती है, लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको आप बाइनरी कहते हो। ओके, सो बट एक प्रोग्राम क्या है, अब ये देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमें समझ में आ गई कि हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए यूज होती है कि हम और मशीन दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, कि जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ओके, वो हमारी मशीन समझ सके। बट व्हाट इज प्रोग्राम? सो ऑब्वियसली, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हेल्प करती है मशीन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने फ्रेंड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ए से बी पॉइंट तक जाइए, फिर आपको वहां ए से बी तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। रास्ते में आपको एक ट्रैफिक लाइट मिलेगी, ट्रैफिक लाइट से आपको राइट लेना है, फिर आपको एक स्टैच्यू मिलेगा, वहां से आपको लेफ्ट लेना है, आपको एक ब्रिज मिलेगा, और वहां से फिर से आपको राइट लेना है, तो आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। तो आपने क्या दिया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सो गाइस, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसी को कहा जाता है प्रोग्राम, जो कि आपको किस में लिखना पड़ता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बस ये हेल्प करती है कि आप एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिख सको जो कि आपकी मशीन समझ सके। अब वो लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, जावा, पाइथन, एनीथिंग। तो अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी है, आप कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एनीथिंग गाइस, तो आपको सबसे पहले कमांड होना चाहिए एक लैंग्वेज पे। जितना ज्यादा अच्छा आपको लैंग्वेज समझ में आएगा, आप आगे चल के उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है या एक प्रोग्राम क्या होता है। ओके, प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ओके, और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके और मशीन के बीच में जो एक इंटरेक्शन प्रोवाइड कराती है, एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। लाइक एक को बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज और एक को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो देखते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज और ये लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि वो लैंग्वेज जो कि आप समझ सकते हो और आप अपनी मशीन को समझा सकते हो। मतलब कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप कोड लिख रहे हो, सी, जावा, पाइथन, रूबी, कॉटलिन, कोई सी भी लैंग्वेज गाइस, कोई सी भी लैंग्वेज जो भी जिसमें भी आप एक कोड राइट कर सकते हो जो आपको समझ में आ रही है। ओके, वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। सो जितनी भी लैंग्वेज जिसमें कोड हो सकता है वो सारी की सारी हाई लेवल की कैटेगरी में आती है। बस एक लैंग्वेज है जो लो लेवल की कैटेगरी में आती है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन कोड। ओके, तो मशीन कोड हो गया, हेक्स भी होता है, असेंबली लैंग्वेज को भी हम लो लेवल बोल सकते हैं। बट जो एक्चुअल लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? आपकी बाइनरी। ओके, तो आप जो कोड लिख रहे हो, कोई भी कोड आपने लिखा है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, वो एट द एंड हमारी मशीन किस में कन्वर्ट करती है? बाइनरी में। ओके, तो वो जो प्रोसीजर है, जो उसका बैकग्राउंड सिनेरियो है जो कि आपके हाई लेवल कोड को लो लेवल में कन्वर्ट कर रहा है, वो कौन करता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? तो दो दो ऐसे इंडिविजुअल्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
एक का नाम है कंपाइलर और दूसरे का नाम है इंटरप्रेटर। ओके, तो अगर कोई भी लैंग्वेज है, जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस है, जितनी भी, आइदर कंपाइलर को फॉलो करेगी और इंटरप्रेटर को, दोनों में से किसी एक को फॉलो करती है, दोनों को नहीं करती, दोनों में से किसी एक को फॉलो करती है। ओके, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, इनकी वर्किंग डिफरेंट है, बट ये दोनों काम एक ही जैसा करते हैं। क्या? हाई लेवल कोड उठाया, ओके, और उसे लो लेवल में कन्वर्ट कर दिया। अगर इन दोनों को मैं कोई नाम देना चाहूं तो मैं नाम दूंगा ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है? जो ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये दोनों एक तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। क्या कर रहे हैं? हाई लेवल कोड को ले रहे हैं और लो लेवल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, लाइक जितनी भी लैंग्वेजेस है इन दोनों को ही फॉलो करते हैं, या तो इंटरप्रेटर को या कंपाइलर को। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास दोनों है, मेरे पास कंपाइलर भी है, मेरे पास इंटरप्रेटर भी है। तो अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस समझना है तो मुझे ये जानना पड़ेगा पहले कि जो ये प्रोसीजर है हाई लेवल से लो लेवल आने तक का, ये कैसे होता है। तो क्या होता है गाइस, आपने एक कोड लिया, ओके, लाइक सी हो गई, जावा हो गई, कॉटलिन हो गई, ये लैंग्वेजेस क्या है आपकी कंपाइलर को फॉलो करती है। पाइथन है आपकी, ओके, आफ्टर दैट HTML हो गई। ये जो लैंग्वेजेस है आपकी किसे फॉलो करती हैं? इंटरप्रेटर को फॉलो करती हैं। इन दोनों का काम सेम है, बता चुका हूं। क्या होता है, कुछ फेजेस होते हैं, दो फेज होते हैं। एक होता है आपका एनालाइजेशन फेज और एक होता है आपका रन टाइम इन्वायरमेंट। एनालाइजेशन फेज और रन टाइम इन्वायरमेंट। तो आपने एक टर्म सुनी होगी, सिंटैक्स। ओके, तो एनालाइजेशन एनालाइजेशन क्या होता है? एनालाइजेशन इन्वायरमेंट ये होता है कि आपने जिस भी लैंग्वेज का कंपाइलर है, जिस भी लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है, जो कोड आपने लिखा है क्या वो एक्यूरेट है, सेट ऑफ रूल्स के अंदर है या नहीं है। सिंटैक्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अपने अपने सिंटैक्स होते हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि क्या जो कोड लिखा है उन सेट ऑफ रूल्स में लिखा है या नहीं है। अगर रूल वर्ड हो रहा होगा तो आपके पास क्या आएगी? एक एरर थ्रो हो जाती है, सिंटैक्स एरर थ्रो हो जाती है। तो ये होता है आपका एनालाइजेशन टाइम। एनालाइजेशन टाइम या एनालाइजेशन इन्वायरमेंट आपका ये ऑब्जर्व करता है कि भाई आपने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं है। जब ये ऑब्जर्व हो जाता है, जब कंप्लीटली ये ऑब्जर्व हो जाता है कि हाँ एनालाइजेशन हो चुका है, अब कोड रेडी है क्या होने के लिए? एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो अपने रन टाइम इन्वायरमेंट के पास जाता है और वो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, तो ये दोनों के दोनों, कंपाइलर भी यही प्रोसेस करता है और इंटरप्रेटर भी यही प्रोसेस करता है, बट जो प्रोसेस की सीक्वेंस होती है, या फिर मैं ये बोलूंगा कि जो प्रोसेस का वे होता है वो अलग हो जाता है। क्या? कि जब हमारा एनालाइजेशन चल रहा होता है कोड का, तो कंपाइलर क्या करता है, अगर 200 लाइन का कोड है तो वो 200 की 200 लाइन और लाइन ऑफ कोड को एक साथ चेक करेगा। मींस 0 से स्टार्ट करेगा और 200 तक जाएगा। ओके, पूरा का पूरा कोड एक साथ ऑब्जर्व करने के बाद जितनी भी एरर्स होंगी आपको थ्रो करा देगा, अगर होगी तो। लाइक 200 ऑफ लाइन ऑफ कोड्स में उसे 5 एरर्स मिलती हैं, तो वो 5 की 5 एरर आपको एक साथ बता देगा कि लाइन नंबर इस पे आपकी ये एरर है। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे फोकस करो। पहले क्या करेगा? लाइन नंबर 1 देखेगा, अगर लाइन नंबर 1 में कोई एरर है तो आपको वहीं पर ही क्या थ्रो करके बता देगा कि हाँ इसमें एरर है, आगे नहीं बढ़ेगा वो। और अगर एरर नहीं है तो उसे रन करा के अगेन एनालाइजेशन टाइम के पास आएगा और एनालाइज करेगा सेकंड लाइन को। अगर सेकंड लाइन भी ठीक होगी तो उसे एग्जीक्यूट करा देगा, फिर से बैक करेगा थर्ड लाइन के एनालाइजेशन पे। तो क्या हो रहा है? 1 बाय 1 प्रोसेस चल रहा है, किसमें? इंटरप्रेटर में। पहले एक लाइन एनालाइज कर रहा है, फिर रन कर रहा है, फिर एनालाइज कर रहा है, फिर रन कर रहा है, फिर एनालाइज कर रहा है, फिर रन कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक बार ये एक बार ये। बट कंपाइलर क्या कर रहा था? कंपाइलर तो एक ही बार में 200 लाइन को एनालाइज कर रहा था, सारी एरर्स बता दे रहा था और आपको क्या उसे सही करनी पड़ रही थी। तो क्या हो रहा था? और जब आपका पूरा का पूरा कोड एनालाइज होकर सही हो जाएगा, लाइक आपने एक बार एनालाइज करा, 5 एरर आई, आपने सही करा, फिर एनालाइज करा उसे, फिर से उसने 0 से स्टार्ट करके 200 लाइन फिर से चेक करी सारी की सारी। ओके, फिर इस बार 3 एरर आई, ओके, आपने सही करा, फिर से एनालाइज करा, इस बार 2 एरर आई। वो हर बार 0 से स्टार्ट करके
और 200 तक जाएगा, हर बार सारी की सारी लाइनें चेक करेगा। तो जो कंपाइलर होता है जब तक एरर फ्री ना हो जाए तब तक अपने कोड को रन टाइम एनवायरनमेंट के पास नहीं भेजता। और इंटरप्रेटर का क्या है, सेम, जितना कोड सही है उतना तो रन हो जाएगा, और जहां पर एरर आए जिस भी लाइन में वहां पर आपका एग्जीक्यूशन भी रुक जाएगा और एनालाइजेशन भी रुक जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में है। ओके, और एक डिफरेंस और है, जब आपका कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एरर फ्री करा देगा कंपाइलर, तो वो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। वो इंटरमीडिएट कोड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, किसके लिए, रन टाइम के लिए। क्या होता है कि अब अगर कंपाइलर का जो रन टाइम है उसे कोई भी कोड एग्जीक्यूट कराना है तो उसके पास एक इंटरमीडिएट कोड पड़ा है जो एरर फ्री है। क्या पड़ा है, एक इंटरमीडिएट कोड जो कि एरर फ्री है। तो क्या करेगा, उस कोड को उठा के एग्जीक्यूट करा देगा, मतलब उसे बार बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर उसे एग्जीक्यूट कराना है तो उसे उससे पहले एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ओके, तो एनालाइजेशन की वजह से, ओके, एनालाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था, चाहे उसमें एरर हो या ना हो, अगर मैंने कंपाइलर में किसी भी कोड को एनालाइज करा तो हर बार उसमें जितनी भी लाइन्स है सारी की सारी चेक होंगी, चाहे उसमें एक एरर आए चाहे उसमें 10 एरर आए। तो क्या हो रहा था, एनालाइजेशन टाइम ज्यादा है कंपाइलर का एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर कंपाइलर का एनालाइजेशन टाइम ज्यादा है। बट अगर मैं रन टाइम की बात करूं तो इंटरप्रेटर का रन टाइम ज्यादा होगा, किससे, कंपाइलर से। क्यों, क्योंकि जो कंपाइलर के पास एक इंटरमीडिएट कोड है जो एरर फ्री है, तो वो तुरंत तुरंत उसे एग्जीक्यूट कराएगा जितनी बार आप उसे बोलोगे। बट इंटरप्रेटर को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज भी करना पड़ेगा और रन भी करना पड़ेगा। तो दिस इज दी बेसिक डिफरेंस। ओके, मैंने आपको दो डिफरेंस बताया, क्या कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ एनालाइज करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। और जो दूसरा डिफरेंस था वो ये था, क्या, कि जो कंपाइलर है उसके पास एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है बट इंटरप्रेटर के पास नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, कि जो एनालाइजेशन टाइम है वो ज्यादा है कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का कम है। और चौथा पॉइंट क्या था, कि जो कंपाइलर है उसका रन टाइम अच्छा है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का रन टाइम ज्यादा होगा, तो अगर रन टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब वो थोड़ा सा बेकार है एज कंपेयर टू कंपाइलर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर प्लस हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो जनरल टर्म से क्या होती है। ओके, इसके बाद बात आती है एरर की। तो हमारी जो एरर्स होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है। ओके, पहली होती है एनालाइजेशन टाइम एरर, दूसरी होती है रन टाइम एरर, और तीसरी होती है आपकी बग्स। ओके, या फिर आप बोलोगे लॉजिकल एरर्स। ओके, तो 3 टाइप्स की ये एरर आपको मिलती है। सिंटेक्स एरर का एनालाइजेशन एरर का मतलब क्या होता है, सिंटेक्स एरर, कि आपने भाई कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया किसी कीवर्ड को, या फिर आपने फुल स्टॉप या सेमी कोलन नहीं लगाया, इस तरीके से, मतलब जो रूल है उससे आप वर्ड कर गए, तो ये तो होती है आपकी एनालाइजेशन टाइम एरर, जो आपके कोड के एनालाइज करते वक्त ही आ जाती है। उसके बाद आती है आपकी रन टाइम एरर। रन टाइम एरर्स को हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, कि आपका कोड का सिंटैक्स तो ठीक है बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, मैंने बोला कि आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हो और रोज 10 मिनट में पहुंच रहे हो, बट एक किसी स्पेसिफिक डेट पे आपको ऑफिस बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचना था। तो जब आप रेगुलर 10 मिनट में पहुंचते थे तो आपने उस दिन भी डिसाइड करा कि हाँ मैं इसी शेड्यूल को फॉलो करूंगा और 10 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि आपको कन्विंस नहीं मिला, या फिर आपका जो व्हीकल था वो खराब हो गया। तो क्या हुआ, गलती आपकी नहीं है, गलती किसकी है, एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की। किसकी, एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की या रन टाइम एनवायरनमेंट की। क्यों, उसने क्या करा, आपके काम को थोड़ा सा रोक दिया या चेंज कर दिया। तो इस तरीके से क्या, अगर आपका इनपुट सही होता या फिर आपकी सारी सिचुएशन सही होती तो आप तो टाइम पे पहुंच जाते ऑफिस। तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन। ओके, आपने दो इंटीजर्स को सम करने के लिए दिया बट वहां पर तो स्पेसिफाई था कि फ्लोट का सम करना है। ओके, तो इस तरीके से मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ओके, कि आपने जो डिमांड करी है आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आपका जो है वो इन्वायरमेंट है वो आपको एक एरर थ्रो कर रहा है, उसे कहते हैं एक्सेप्शन। मतलब कि अगर आप उसे सही इनपुट दोगे, अगर आपको व्हीकल मिल जाता तो आप तो 10 मिनट में पहुंच जाते अपने ऑफिस। तो अगर आपने उसे सही इनपुट दोगे या उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप चीजें करोगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। बट आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जा रहे हो, तो इस वजह से आपका वो एरर आ रहा है। इसे कहते हैं एक्सेप्शन और इसे हम हैंडल भी कर सकते हैं। तीसरा क्या बताया था मैंने, बग या लॉजिकल एरर।
वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग। ओके, क्यों? लाइक आपका एक्सेप्शन भी आपको मिल जाएगा ढूंढने से, या सामने दिख जाएगा। एनालाइजेशन एरर तो आपको बिना ढूंढे ही मिल जाएगी। ओके, बट जो बग होता है ये काफी ज्यादा हेक्टिक होता है, मतलब कि आपके लॉजिक में मिस्टेक, आपने जो भी लॉजिक लिखा है या फिर आप जिस भी डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपने जो भी लॉजिक बनाया, जो भी एल्गोरिदम बनाया है, वो क्या कर रही है, फेल हो रही है। मतलब आपका सेट ऑफ इनपुट भी सही है, ओके, आपका लॉजिक भी सही है, बट आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है ड्यू टू सम मिस्टेक। आपका कोड भी रन होगा, ना तो उसमें कोई एनालाइजेशन एरर आएगी, ना कोई एक्सेप्शन आएगी, बट फिर भी आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड योर बग। ओके, लॉजिकल एरर्स कहते हैं हम इसे। तो इस वीडियो में मैंने आपके कुछ जनरल टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ओके, आई होप अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो कि जो यहाँ पर इंडिविजुअल्स प्रोग्रामिंग में न्यू है तो उन्हें भी ये बेसिक टर्म्स अब समझ में आने लगी होंगी कि क्या होती है। इस वीडियो के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पाइथन, की पाइथन का जो मैंने आपको इंस्टॉलेशन कराया था प्रीवियस वीडियो में, उसका इंट्रोडक्शन, लाइक आइडियली क्या है, आप उस पर कोड एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। और सो गाइस, इससे रिलेटेड थ्योरी एंड क्वेश्चंस की फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मैं अगर फ्यूचर में मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी टेक्नोलॉजीज का कंटेंट अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाए। टिल देन, थैंक यू गाइज।